तो चलिए हम लोग हिस्ट्री का सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग ने यहाँ पर ये सब सारा कुछ देख चुके थे। तो हम लोग सैयद वंश तक पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में लोधी वंश। यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम यहाँ से लोधी वंश शुरू करते हैं। तो लोधी वंश में आपको यहाँ से लोधी वंश देखिए, लोधी वंश का कार्यकाल है आपको 1451 से लेके 1526 तक। ये 1451 से लेके 1526 तक यानी पानीपत का प्रथम युद्ध तक ये लोधी वंश का शासन रहता है। तो चलिए हम लोधी वंश पढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है। तो लोधी वंश का संस्थापक हो गया बहलोल लोधी। क्वेश्चन आएगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है। तो बहलोल लोधी एक। लोधी वंश कब से कब तक रहा। तो 1451 से लेके 1400 सॉरी लोधी वंश तो रहा 1451 से लेके 1526 तक, लेकिन बहलोल लोधी कब तक रहा। 1451 से लेके 1488 तक। भारत में पहली बार अफगान राज्य की स्थापना की, यानी कहने का मतलब ये हुआ भारत में पहली बार अफगान राज्य की स्थापना की। किसने। बहलोल लोधी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पहली बार अफगान राज्य की स्थापना किसने की। तो बहलोल लोधी। उसके बाद बहलोल लोधी के बाद आता है सिकंदर लोधी। यानी बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1488 तक रहता है और 1489 से लेके 1517 तक रहता है सिकंदर लोधी। देखिए, ये सिकंदर लोधी ने भूमि के माप के लिए गज का इस्तेमाल शुरू किया। ये क्या किया, यानी भूमि को यानी जमीन को नापने के लिए गज का इस्तेमाल शुरू किया। और ये सिकंदर जो लोधी है, इसने जो है गुलरुखी के उपनाम की कविता भी लिखी। यानी गुलरुखी के उपनाम से कविता भी लिखा। किसने। सिकंदर लोधी। पूछेगा एग्जाम में डाल सकता है कि गुलरुखी उपनाम से कविता किसने लिखी थी। तो सिकंदर लोधी। उसके बाद सिकंदर लोधी से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। क्वेश्चन आ सकता है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की। तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं सिकंदर लोधी, जो लोधी वंश का दूसरा शासक है। और ये आगरा नगर की स्थापना करके और अपनी राजधानी बना दिया। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आगरा को राजधानी किसने बनाया। तो सिकंदर लोधी। उसके बाद तीसरा शासक आता है इब्राहिम लोधी। यहाँ से इब्राहिम लोधी से आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आपको जो है इब्राहिम लोधी जो है आपको यहाँ से ये लोधी वंश का आपको अंतिम शासक होता है। मेनली ये तीनों शासक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोधी वंश का अंतिम शासक पूछेगा, अंतिम शासक तो इब्राहिम लोधी हो गया। ये 1517 से लेकर 1526 तक शासन करता है, यानी 9 साल तक लमसम शासन करता है। दिल्ली के सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था पूछेगा क्वेश्चन में। तो इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम अंतिम सुल्तान हो गया आपको इब्राहिम लोधी। अच्छा, आपको बता चुके थे कि सुल्तान का मतलब मुस्लिम सब शासक जो है सुल्तान एक प्रकार का पद भी हुआ करता था। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा इब्राहिम लोधी। या लोधी वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो इब्राहिम लोधी, या लोधी वंश का संस्थापक पूछेगा तो बहलोल लोधी, या लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी। ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से एक युद्ध होता है जिसमें ये इब्राहिम लोधी हार जाता है और मर जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1526 में। और किसके किसके बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी को बीच। और इसमें होता है क्या, दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है, यानी इब्राहिम लोधी का हार हो जाता है और दिल्ली सल्तनत यहीं से खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद बाबर आता है और मुगल वंश का स्थापना करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे भक्ति
यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे भक्ति भक्ति एवं सूफी आंदोलन की भक्ति, यानी भक्ति एवं सूफी आंदोलन की भक्ति। मध्यकाल में सर्वप्रथम दक्षिण में अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी मध्यकाल में सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों, अलवार वही अलवार है जो किसके उपासक थे, क्वेश्चन ही पूछ सकता है, विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक। और नयनार किसके थे, शिव के उपासक। नयनार नयनार किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे, ध्यान में आप रख सकते हैं। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। पूछेगा क्वेश्चन कि मध्यकाल में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में कौन सा संतों द्वारा आंदोलन शुरू हुआ, तो अलवार। अलवार किसके उपासक थे, विष्णु का, नयनार थे शिव का। यहाँ से ध्यान आप लोग रख सकते हैं। आगे देखिए कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को जाता है। उत्तर भारत को भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है, रामानंद को। यानी भक्ति आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार रामानंद करता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन, रामानंद से क्वेश्चन देखिए। रामानंद का जन्म प्रयाग, जो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है उसका, इलाहाबाद, प्रयाग में हुआ था। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, प्रयाग में। उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में राम भक्ति का लोकप्रिय बनाया। और उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में राम भक्ति को क्या बनाया, उसने जो है आपको, उसने अवतार के राम भक्ति को लोकप्रिय बनाया। और कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। और कबीर भी था एक प्रकार का संत थे, वो हिंदू और मुस्लिम को एकता पर बल दिया। और उनकी रचनाएं बीजक, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बीजक किसकी रचना है, याद रखिएगा कबीर की। बीजक बीजक किसकी रचना है, कबीर की। और में संग्रहित है। और ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। आप लोग कबीर साहब का निर्गुण सभी सुनते होंगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ये सब सारे जो है कबीरदास का ये सब दोहा है। उसके बाद इसके बाद आता है अगला संत आता है, आपको यहाँ पे मिलेगा। अगला आपको संत हो गया यहाँ से गुरु नानक। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक का जन्म कहाँ होता है, ननकाना साहब में। और ननकाना साहब कहाँ पे है वर्तमान में, तलवंडी। ननकाना साहब कहाँ है, तलवंडी में हुआ था। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। कबीर जो है, कबीर भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, देखिए कबीर भी। और इसके अलावा गुरु कौन था, गुरु नानक भी। गुरु नानक वैसे सिख धर्म के गुरु थे, लेकिन फिर भी ये हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। और चेतन बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि चेतन बंगाल, ऐसा क्वेश्चन डालता है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखिएगा चेतन। और उन्होंने, चेतन बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, उन्होंने संकीर्तन की प्रथा को जन्म दिया। संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। ये जो है चेतन किसको जन्म दिया, संकीर्तन प्रथा को। और सूरदास कृष्ण भक्ति परंपरा से संबंधित थे। सूरदास किससे संबंधित थे, कृष्ण भक्ति से। किससे संबंधित थे, कृष्ण भक्ति। उन्होंने अपने ग्रंथ में सूरसागर, उसने अपने ग्रंथ में सूरसागर के राधा कृष्ण के आदर्श प्रेम को लोकप्रिय बनाया। यानी राधा कृष्ण का जो आदर्श प्रेम था उसको क्या बनाया, लोकप्रिय। किसने बनाया, सूरदास। और गुजरात के संत नरसिंह मेहता राधा कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। उस समय गुजरात के भी एक संत थे जिसका नाम था नरसिंह मेहता, वो भी राधा कृष्ण से संबंधित थे। जिस तरह सूरदास राधा कृष्ण से संबंधित है, उसी प्रकार ये आपको नरसिंह मेहता राधा कृष्ण से संबंधित है। उसके बाद एक और आता है शंकराचार्य। ये अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में दक्षिण वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों का स्थापना की गई, जिसे इस प्रकार है। ये शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में दक्षिण वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों का स्थापना की, इस प्रकार है। अब 4 मत क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। जो श्री संप्रदाय जो है रामानुचार्य है, ये किससे संबंधित है, विशिष्टता द्वैतवाद से। ब्रह्म संप्रदाय ये माधवाचार्य इसका है, उस द्वैतवाद से है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी है और शुद्धा द्वैतवाद से है। और सनकादि संप्रदाय है, निम्बाकाचार्य द्वैतवाद से है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से सूफी।
यहाँ से पढ़ेंगे सूफी के बारे में। तो यहाँ से देखिए सूफी सूफी का सूफियों का संगठन सिलसिला कहा जाता था। सूफियों का संगठन सिलसिला कहा जाता था। जो लोग सूफी संतों से शिष्या ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी सूफी संगठन का सूफी और संगठन का क्या कहा जाता था? सिलसिला। क्या कहा जाता था? सिलसिला। और जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुरीद। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उनका मकबरा अजमेर में स्थित था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ पर था? अजमेर में। क्वेश्चन पूछता है कि ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? अजमेर में। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे देखेंगे बाबा फरीद कुछ रचनाएं। बाबा फरीद का कौन कौन रचना था? गुरु ग्रंथ साहिब शामिल में है। यानी बाबा फरीद की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है बाबा फरीद का। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि दिल्ली दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। यानी उस समय 7 सुल्तान ऐसा था कि वो शासन किए करते हुए लड़ते हुए टोटल 7 गो यानी कि 7 सुल्तान जो है शासन किया। यानी कि 7 शासकों का शासन देखा ये हजरत निजामुद्दीन औलिया। अभी दिल्ली दूर है, ये वचन निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही बोला था कि अभी दिल्ली दूर है। ये वचन निजामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक को कहे थे। गयासुद्दीन तुगलक को बोले थे कि अभी दिल्ली दूर है। किसने कहा था? ये निजामुद्दीन औलिया ने। और यही निजामुद्दीन औलिया जो है टोटल 7 सुल्तानों का शासन देखा था। शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। और रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक वायजीद अंसारी थे। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक वायजीद अंसारी थे। उसके बाद जो है आपको अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ से कि सुहरावर्दी परंपरा की शाखा फिरदौसी पूर्वी भारत के विशेषकर बिहार में विकसित हुई, जिसके महत्वपूर्ण संत सफुद्दीन यहा मनेरी थे। अब दक्षिण के राज में देखेंगे विजयनगर साम्राज्य सॉरी देखिए विजयनगर साम्राज्य देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक संगम के पुत्रों हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने की? तो ऐसा क्वेश्चन याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का या हरिहर तथा बुक्का। ये विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब किया? 1336 ईस्वी में। और जिस समय ये विजयनगर साम्राज्य का स्थापना दक्षिण भारत में करता है तो उस समय जो है दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली पे कौन शासन कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक। जिस समय हरिहर बुक्का किसका पुत्र था? संगम का। 1336 में दिल्ली के सुल्तान जब 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता उस समय दिल्ली के शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या सब बन सकता है। संगम वंश, उसके बाद सालुब वंश, तुलुब वंश और विदु वंश। संगम वंश रहा 1336 से लेके 1485 तक। संगम वंश के संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का।
उसके बाद सालू वंश आता है 1485 से लेकर 1505 तक, यानी 20 साल। उसका जो संस्थापक होता है नरसिंह सुलूभ। उसके बाद जो 1505 से लेके या 1570 तक यानी 65 वर्ष तुलुप वंश रहता है और उसका संस्थापक वीर नरसिंह। उसके बाद अरविड़ वंश आता है। उसके बाद 1570 से लेके 1650 तक, यानी 80 वर्ष ये भी लमसम रहता है। और इसका संस्थापक कौन होता है? तिरुमल। अब चलिए आगे देखते हैं विजयनगर से। देखिए विजयनगर का जो है, आपको यहाँ पे विजयनगर का महान शासक कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529 तक तुलुप वंश का था। विजयनगर का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। और कौन वंश से था कृष्णदेव राय? तुलुप वंश से। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से था? तुलुप वंश से। और कृष्णदेव राय का शासन कब से कब तक रहा? 1509 से लेकर 1500 यानी 20 साल। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान कवि रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में कितने कवि थे टोटल? 8 कवि थे, महान कवि थे, जिन्होंने अष्ट दिग्गज कहा जाता है। और जिन्हें क्या कहा जाता है? अष्ट दिग्गज। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की। उसने हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया। और सदाशिव राय के शासनकाल में 1565 ईस्वी में तालीकोटा या बन्नी हट्टी की लड़ाई हुई। चलिए अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय के किस भाषा से थे? तेलुगु भाषा से थे। और अमुक्ता मालदा ग्रंथ की रचना किसने की? तो कृष्णदेव राय। क्वेश्चन ऐसे डाल सकता है कि अमुक्ता मालदा ग्रंथ की रचना किसने की? तो कृष्णदेव राय। उसके बाद हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय। सदाशिव राय के शासनकाल 1565 ईस्वी में हो और तालीकोट की या बन्नी हट्टी का लड़ाई हुई, जिसमें विजयनगर की हार हुई तथा विजयनगर साम्राज्य की पतन हो गया। और कौन कौन ये युद्ध हुआ था? तालीकोटा का और बन्नी हट्टी का, सदाशिव राय के शासनकाल में। अब इससे आगे है आपको क्वेश्चन, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। तो देखिए विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन है? निकोलो कांटी किस देश के था? इटली का। अब्दुल रजा कहाँ का था? फारस का। नूनीज कहाँ का था? पुर्तगाल का। डोमिंग पायस कहाँ था? पुर्तगाल का था। और बारबोसा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। अब जो है ये सब यात्री है। और निकोलो कांटी कब आया था? 1420 में। किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रजा 1442 ईस्वी में आता है और देवराय द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद नूनीज आता है जो पुर्तगाल का था 1450 में। और मलिका अर्जुन उस समय शासन कर रहा है। उसके बाद डोमिंग पियास पुर्तगाल का था, 1515 में आता है और कृष्णदेव राय उस समय शासन करता है। और बारबोसा आता है पुर्तगाल से 1516 में और कृष्णदेव राय उस समय शासन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहमनी राज अब पढ़ेंगे। अब देखिए बहमनी राज क्या है, यहाँ से देखेंगे। बहमनी राज करम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था 1347 ईस्वी में, उसी समय हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की। और वह अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शतासीन हुआ। और वह अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से क्या हुआ? शतासीन हुआ। महमूद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से मोहम्मद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। मोहम्मद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद जो है मोहम्मद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। और ताजुद्दीन फिरोज ने के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन बहमनी राज की यात्रा पर आया था। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे आपको
उसके बाद आपको आता है ये, 1 मिनट। दोस्तों मैं इसका अभी सब्जेक्टिव में ये बता रहा हूँ, इसके बाद मैं सारा का ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तो आप यहाँ पे पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में आसान होगी। चलिए, कलीम उल्लाह बहमनी वंश के अंतिम शासक था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखिएगा, कलीम उल्लाह। इनकी मृत्यु के समय बहमनी राज 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। जब ये मरा तो उस समय बहमनी राज 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया, और इसकी स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ। 5 राज्य क्या सब था? देखिए, राज था बराज, और किस वंश से था? हमाद शाही से। बीजापुर, आदिल शाही से। अहमदनगर, निजाम शाही से। गोलकुंडा, कुतुब शाही से। बीदर, बरीद शाही से। अब इसका संस्थापक हो जाता है आपको फतेह उल्लाह इमाद शाह। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद। गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह। और बीदर का अमीर अली बरीद। उसके बाद वर्ष हो जाता है बरार का 1484, बीजापुर का 1489, अहमदनगर का 1490, गोलकुंडा का 1512 और बीदर का 1526। चलिए अब आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य देखते हैं। वही मुगल सम्राट जो इब्राहिम लोदी को हरा कर, बाबर जो इब्राहिम 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर बाबर मुगल वंश का स्थापना करता है। तो चलिए हम यहाँ से मुगल साम्राज्य देखेंगे। मुगल वंश का संस्थापक हो जाता है आपको बाबर। यहाँ से लोदी वंश खत्म, अब आ जाता है मुगल वंश। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल वंश का स्थापना किसने की? तो बाबर। अब बाबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाबर फरगना के शासक था। पूछेगा क्वेश्चन कि बाबर कहाँ का शासक था? फरगना के शासक था। और पूछेगा कि बाबर का पिताजी का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्जा। यह क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि बाबर किसका पुत्र था? तो उमेर शेख मिर्जा का पुत्र था या बेटा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलक तुलगामा पद्धति तोपखाने का प्रयोग किया। ये बाबर ही जो था ऐसा, ये पहली बार कौन सा युद्ध नीति से ये भारत को जीत लिया ये, और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। कौन सा युद्ध नीति अपनाया ये? तुलगामा नीति। और ये तुलगामा नीति में तोप खाने का भी प्रयोग किया। बाबर के शासनकाल में लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। याद आप लोग टेक्निकली देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ता है। देखिए साले साल में ये युद्ध लड़ता है। देखिए उसके बाद 1 साल के बाद खानवा का युद्ध लड़ता है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ता है, उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ता है। उसके बाद देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ता है किनके बीच? ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। विजय कौन होता है? बाबर। फिर खानवा की युद्ध लड़ता है राणा संगा और बाबर के बीच, और विजय कौन होता है? बाबर। हर युद्ध में, चारों युद्ध में विजय ही यानी जीत बाबरे का होता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ता है मेदनी राय और बाबर, ये बाबर का बीच जीत हो जाता है। उसके बाद घाघरा के युद्ध 1500 अफगानों की सम्मिलित सेना, पूरा अफगान मिल जाता है और बाबर, फिर भी बाबर हरा जाता है। बाबर की विजय। यानी 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, 1527 में खानवा का युद्ध हो गया, 1527 में चंदेरी का युद्ध, और 1527 में घाघरा का युद्ध। यहाँ से देखिए बहुत क्वेश्चन पूछता है कि पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो बाबर। किसकी पराजय हुई? तो इब्राहिम लोदी। पूछेगा खानवा का युद्ध, या पूछेगा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। एक, खानवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो राणा संगा का। खानवा के युद्ध किसकी जीत हुई? तो बाबर का। ये बाबर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा ध्यान में रखिएगा, बाबर का ही जीत हुआ है। उसके बाद चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। किसके किसके
किसने हारा था? मेदिनी राय हार गया था। किसने जीता? बाबर जीता। घाघरा युद्ध किसके बीच हुआ था? अफगानों की सम्मिलित सेना। किसका विजय हुआ? तो बाबर का। किसका सेना हार हुई? तो अफगानों का। अफगानों का सम्मिलित सेना या अफगान सिर्फ देगा, इस तरह से। या इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोधी बाबर के बीच। खानवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो राणा संगार बाबर के बीच। चंदेर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मेदिनी राय बाबर के बीच। और घाघरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अफगानों के और बाबर के बीच। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कौन कौन क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ये देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की है? तुर्की भाषा में। ठीक है, तुर्की। जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर जो अपना आत्मकथा लिखा था, क्वेश्चन पूछा था किस भाषा में? तुर्की भाषा में। कहेगा जिसका अनुवाद किसने किया था फारसी भाषा में? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। प्रारंभ में बाबर सबको आगरा में दफनाया गया था। सर्वप्रथम बाबर का जो शव है, यानी कि लाश को कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। उसके बाद कहाँ ले जाया गया? काबुल में दफनाया गया, क्योंकि काबुल वो आपका उसका चुना हुआ एक जगह था। बाबर भी बोला था पहले कि हमको काबुल में ही दफनाना, तो बाद में उसको फिर काबुल में ले जाकर दफना देता है। और पहले कहाँ दफनाया गया? आगरा में। अब इसके बाद जो इसका पुत्र होता है हुमायूं, उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। तो हुमायूं का शासनकाल चलिए अगला वीडियो में पढ़ेंगे। कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिए। अब कंटिन्यू वीडियो डालेंगे, कुछ कारणवश इस बीच में वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। आपको यहाँ से हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।